जियो फाइनेंशियल पे कल खबर भी थी, आज ट्रेंड में भी है और यहाँ से ही हम अपने आज के पहले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। जियो फाइनेंशियल में भी क्या करना चाहिए? 2.5% के आसपास की मजबूती, 328 का लेवल। कल की अगर खबर हो तो जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर कंपनी के बोर्ड ने 16,000 करोड़ रुपए निवेश की मंजूरी दे दी है। सर, काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। 330 के आसपास कैसा लग रहा है? फ्रेश बाई के लिए भी सवाल आ रहे हैं, बहुत लोग जो पैसे लगा के बैठे हुए हैं उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? सर देखिए, जो पैसे लगा के बैठे हुए हैं उनके लिए तो एक ही सजेशन रहेगा, आराम करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बैठे 344 के आसपास आए, चाहें, सिर्फ चाहें तो बुक करें। मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो आराम से होल्ड करिए। 386 to 400 ऑन कार्ड्स आपको दिख रहा है। और अगर फ्रेश एंट्री, क्योंकि सर कल भी थोड़ा बहुत मैं इसको देख रहा था, कल मैंने कहा था कि लोअर लेवल्स पे आता है तो आप इसमें पोजीशन बनाइएगा। बट सर आज की जो न्यूज है ना, इसमें एक और डेवलपमेंट हो गया। प्रमोटर अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ा रहे हैं इसके थ्रू। कहीं ना कहीं एक प्रमोटर कॉन्फिडेंस वाला ट्रिगर है, जो कि एक री रेटिंग कैंडिडेट भी आपको बनता हुआ दिख सकता है। एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, अगर नहीं है यहां पे खरीदना चालू कर सकते हैं, मगर स्टैगर्ड मैनर, क्योंकि वो बात अलग है कि हम बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं ट्रम्प साहब को, मगर थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी रह सकती है। 328 से आप खरीदना चालू करेंगे, 312 रुपए तक आप अपनी कंप्लीट पोजीशन बना लेंगे स्टैगर्ड मैनर में। हर 2-3 रुपए के डाउन साइड में अपने 10-15 करके % पोजीशन बनाते रहिए। अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं, अच्छा अपसाइड आपको आते हुए दिख सकता है। चलिए, तो ये बात जियो फाइनेंस को लेकर के। इस बीच 1200 से ज़्यादा लोग हमें देख रहे हैं और हमारे एक दर्शक हैं नागराज जी, उनका भी सवाल है। अभी टेक्सटाइल का जिक्र भी कर रहे थे। सर, जरा ग्रीव्स कॉटन पे एक जरा टिप्पणी जानना चाहेंगे रचित जी, प्रदीप जी आपसे। जरा देखिएगा, ये कह रहे हैं कि इस पर टारगेट क्या हो सकता है और टाइम फ्रेम कितना रखना चाहिए। 212 पे लिया हुआ है, 235 पे प्रॉफिट में है। आज शानदार मूव भी देखने को मिल रहा है ग्रीव्स कॉटन के शेयर में। अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? 12-13% ऊपर है। ओह, नए इंट्राडे हाई बनते हुए 238 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ। सर, यहाँ पे क्या करना चाहिए? क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें या और कितना अपसाइड? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे कोई प्रदीप जी? मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। आप स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल कीजिए और यहाँ पे 232 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 232 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लगता है कि ये आजकल में 248 250 कमिंग सून है, तो 232 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर पे। अभी बने रहना है। अच्छा, ये जिस तरीके से 238 भी क्रॉस कर गया है, तो जो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या लेवल रहेंगे? बहुत हाई हो गया है अभी, तो एक बार अवॉइड कीजिए करेंट जोन से बाई करना। तो इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही मेंटेन कीजिए। करेंट जोन से बाई करना थोड़ा मुझे लगता है कि जाने का तो पोटेंशियल है, लेकिन माहौल आज ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि जहां पे भी बाइंग आ रहा है उसके बाद आधा घंटा बाद फिर से थोड़ा बहुत सेलिंग आ रहा है। सो एक बार इसीलिए फ्रेश बाई अवॉइड कीजिए। कंपनी अच्छा है, फंडामेंटल भी मुझे पसंद है, लेकिन करेंट जोन से बाई करेंगे थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, अभी रहने दीजिए। वैसे भी जिस तरह का दिन है तो बिना मतलब वीकेंड आ रहा है, क्यों वीकेंड में टेंशन में गुजारना। सर, रचित जी, आपका फेवरेट काउंटर बताइए जरा। टाटा मोटर्स, क्या लग रहा है ये जो टैरिफ वैरिफ है इसका क्या असर रहेगा टाटा मोटर्स पे? आज गूगल के ट्रेंड में शामिल, और ख़ास तौर से ये जो इनकी नई डील है उसके बाद जो पिटाई हुई, क्या करें? क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है या और पेन देखने को मिल सकता है, नीचे और ज़्यादा आ जाए उसके बाद फ्रेश बाई करना चाहिए? और जो लोग घबराए हुए हैं, जिनके पास है, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? सर पहले तो एक आपको डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर जो आप सही तरीके से पूरी को दे देता हूं। टाटा मोटर्स ना सर मेरे पास है और मैं नहीं बेचता। आज इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, सुबह मैं बैठा हुआ था एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, क्योंकि अब सर इनकी डील फाइनल हो गई। कल इन्होंने अनाउंसमेंट किया था और कोरस के बाद आप देखिए सबसे बड़ी डील है जो टाटा मोटर्स करने जा रहा है। टू माय सरप्राइज, और मैं क्यों बोल रहा हूं टू माय सरप्राइज, सर मेरे को लग रहा था आज ये 635 रुपए तक आ सकता है और मैं ये सोच रहा था कि सुबह शो होगा और ये इस लेवल पे आएगा। बट ये देखिए 665 664 पे जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग फैक्टर है। अब सर एक चीज समझ लेते हैं, टाटा मोटर्स ना बहुत टाइम से एक रेंज में चल रहा है और सारी चीजें अपनी डेवलप करता हुआ जा रहा है। इस पर्टिकुलर ट्रेड को आप ऐसे भी ले लीजिएगा कि किस तरीके से ये वैल्यू क्रिएशन होने वाला है। यूरोप में इनका बहुत बड़ा प्रेजेंस है। इफ आई एम करेक्ट, अराउंड 72% स्टेक कंपनी का जो है वो ट्रक बिजनेस में ही है, जो ये टेक ओवर करने जा रहे हैं। दिसंबर तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका जो ट्रक बिजनेस है वो डीमर्ज हो जाएगा इनके पैसेंजर व्हीकल से। पैसेंजर व्हीकल में भी इनका इंटरनेशनल और नेशनल बिजनेस बड़ा है।
और इनका जो कमर्शियल व्हीकल है, जो ट्रक बिजनेस है, वो भी बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा पेन है। अब करना क्या है, अगर ट्रेडिंग बेट आप ले रहे हो ना, तो छोड़ दीजिए, मत दिमाग लगाइए, बार बार कुछ ना कुछ न्यूज आए जा रही है, स्टॉक प्रॉब्लम में है। अगर इन्वेस्टमेंट आप करके चलते हैं, और एक और चीज बोलता हूं सर, आप भी इस बात पे अग्री करेंगे, और प्रदीप भाई भी अग्री करेंगे, और हमारे सारे वेटरन इन्वेस्टर्स भी करेंगे, कोई स्टॉक अगर इतने टाइम से टाइम कंसोलिडेशन कर रहा होता है ना, वो 8 से 10 दिन साल में ऐसा मूवमेंट करता है कि आपको सारा सीएजीआर रिटर्न छोड़ के चला जाता है। कब होगा कहना डिफिकल्ट है। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, बिल्कुल मत डरिए। ट्रेडिंग बेट ढूंढ रहे हैं, दूर हो जाइए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग बेट के लिए, जैसा प्रदीप भाई बताते रहते हैं, बेटर स्टॉक्स हैं, बट हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही उम्दा स्टॉक है, करंट लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ठीक, करंट लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है टाटा मोटर्स पे, ये लेकिन ट्रेडिंग बेट के लिए नहीं है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं जरा CDSL, जो कि आज गूगल के ट्रेंड पे ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और काफ़ी लोगों की टिप्पणियां, सवाल भी हैं। 1.5% की गिरावट है, नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे थे। प्रदीप सर, क्या देख रहे हैं चार्ट्स में आप, ये जो हाल फिलहाल की गिरावट है, एक महीने में जो 17% करेक्ट हुआ है, क्या ये पैसे लगाने का सही वक्त है? जिनके पास है वो क्या करें? दोनों तरह के लोगों के लिए आपकी राय क्या होगी? देखिए, मुझे लगता है कि और थोड़ा नीचे आने का पोटेंशियल इसमें है। अभी 1489 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको 1415 1400 के जोन देखने को मिल सकता है, और जिस तरीके का मार्केट का भी माहौल है, क्योंकि लास्ट टाइम का एक सपोर्ट था ऑलरेडी 1600 के आसपास, उसके बाद हमने देखा था 1600 के बाद 1800 तक गया, लेकिन वो 1600 के लेवल जो है ब्रेक हो चुका है, और नीचे अभी जो है मुझे लगता है कि यहाँ से भी 130 पॉइंट नीचे आने का पोटेंशियल है। उस जोन पे आप एक बार धीरे धीरे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए। अभी तो इस जोन पे बाय नहीं करना, और इसका अभी भाई भी लिस्टिंग होने वाला है, सो मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा वेट करके जाइए। देखिए 1489 चल रहा है, सो एक बार 1400 के आसपास, 1415 के आसपास अगर आता है, उस टाइम पे आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच हमारे एक दर्शक जी हैं, राधा रानी जी, कह रही हैं कि डिफेंस और रेलवे थीम को प्लीज़ चलवा दीजिए सर, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू अस। राधा जी, पहले तो राधे राधे आपको, लेकिन ऐसी कोई हमारे पास मतलब विधा नहीं है कि हम चलवा सके, और हम चलवा सकते तो यहाँ बैठे ना होते, बैठ करके कहीं और चलवा ही रहे होते। कुछ रचित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रचित जी आप बताइए आप जी। सर बिल्कुल एंड में ना प्रदीप भाई ने जैसे वो बात कही, आई वॉज अबाउट टू से दिस, ये दोनों भाई हैं, NSDL और CDSL, दोनों भाइयों का आप ऐसे डिफरेंस समझ लीजिए कि CDSL जो है ना, ये क्यों बेटर परफॉर्म कर सकता है इन कंपैरिजन विद NSDL, मैं आपको बता देता हूं। अब आप ऐसे समझ लीजिएगा, और सब दर्शकों को समझ में आ जाएगा कि जो प्रदीप भाई हैं उनको आप समझ लीजिए CDSL हैं, और मैं NSDL हूं। क्यों? क्योंकि सर रिटेल में जो है ना, बहुत मैसिव है CDSL का रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है, CDSL की अकाउंट ओपनिंग बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन विद NSDL। हम जब AUM साइज की बात करते हैं ना, तो जरूर आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है NSDL के पास ज्यादा, मगर अकाउंट ओपनिंग कम है। AUM ज्यादा जरूर बड़ा मैनेज कर रहा है, मगर नंबर गेम की जब बात आती है ना, तो सर CDSL इज वे फार सुपीरियर व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट टेकिंग। तो CDSL लोअर लेवल्स पे आपको जरूर पोजीशन बनानी चाहिए। NSDL इन्वेस्टमेंट स्टॉक अच्छा हो सकता है, सेफ बेट है, मगर बीटा परफॉर्मेंस आप देखिएगा हमेशा CDSL का ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन विद NSDL। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि NSDL के आने के बावजूद CDSL की जो पोजीशन है ना, वो हिलने वाली है नहीं। जब आपने इतना ज्ञान दे दिया है, तो ये बताइए कि NSDL के IPO में पैसे लगाएं कि नहीं लगाएं, क्योंकि अब आपने अरे सर मैंने अभी बोला, और ग्राफिक्स लेकर के आ रही है, थंब पे लगा देंगे NSDL को जी, थंब पे जो है NSDL ही जाएगा फिर इस पे इसके साथ जी। सर NSDL के IPO को लेकर के जरा बताइए क्या करना चाहिए, आप दोनों लोग बता दीजिए जी। सर बिल्कुल, अगर आपका टाइम होराइजन अच्छा है, मतलब NSDL आप ऐसे समझ लीजिए, इट इज अ स्टॉक जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, डिविडेंड पेमेंट अच्छा करेगा। CDSL जैसा हाई बीटा मूवमेंट या नटोरियस मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, मगर हाँ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी ग्रोथ देगा, डिविडेंड यील्ड अच्छा होगा, सेफ इन्वेस्टमेंट है, जरूर होना चाहिए। और सर एक और चीज, ग्रे मार्केट, अरे आपका जो अनलिस्टेड स्पेस है उसमें 1000+ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। और ये जितना भी आप IPO देख रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे OFS है ये, मगर OFS आप ये समझ लीजिए इसलिए आ रहा है क्योंकि सेबी का नॉर्म हो गया है कि होल्डिंग कर्व करनी है। तो जितने भी बड़े बैंक्स हैं, चाहे आपका स्टेट बैंक हो या जितने भी वो बैंक्स हैं,
वो एफएस दे रहे हैं, हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और पोजीशन बना के रखनी चाहिए, बट सीडीएसएल जैसा हाई बीटा मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट करना। अरे लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं? आप तो लोग खाली पैसे आईपीओ में इसलिए लगाते हैं कि लिस्टिंग गेन मिल जाए, तो सर ये लिस्टिंग गेन मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको ये बोल सकता हूं कि आप 800 रुपए में अप्लाई करेंगे, हो सकता है कि आपको 800 रुपए की बजाय 880 900 रुपए तक का मूवमेंट देखने को मिल जाए, क्योंकि मैं थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखता हूं। लिस्टिंग गेन होगा तो इतना ही, मगर हाँ, अगर कोई इन्वेस्टर है तो ही शुड पुट हिज बेट। चल ठीक है। प्रदीप सर, आपकी राय एनएसडीएल आईपीओ पे पैसे लगाने के लिए बहुत लोग पूछ रहे होंगे आपसे, क्या सलाह दे रहे हैं आप? देखिए, मैं तो रचित जी के साथ ही जाना चाहूंगा। ऑलरेडी उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उन्होंने डिटेल्स में भी बताया है, तो मैं मेरे तरफ से भी हाँ है। बट मान लीजिए ऐसा कोई दिन में अगर लिस्टिंग होता है जैसे कि आज का माहौल है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि कौन से दिन में लिस्टिंग हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स अगर खराब दिन में भी लिस्टिंग होता है ना, वो इमीडिएटली सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो लिस्टिंग गेन के लिए आप जो है एक बार आईपीओ में अप्लाई कीजिए, मैं तो पॉजिटिव हूँ इसमें। और जिस तरीके से रचित जी का जो स्टेटमेंट है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। मतलब अपने आप को आप सीडीएसएल मान के चल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो सर रचित जी का सर ऑल टाइम ऐसा ही है। खुद को हमेशा छोटा दिखाता है, दूसरे वाले को बड़ा दिखाता है। आदमी बड़ा कोई है जो खुद को हमेशा छोटा मानता है। वाह। मतलब वो तो गुरुदेव है, उनके पास नॉलेज का भंडार है। वाह। अभी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कोलकाता आने वाला है, तो लेट सी, एक बार बैठेंगे तो रात में समझ में आएगा कि कितना नॉलेज है, और थोड़ा डिस्कशन भी चलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, आराम से आप लोग शाम को बैठेंगे तो मतलब, चलिए अब इस पर शाम की बात शाम को की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वरना लोग कहेंगे कि तो ये जो है एनएसडीएल के आईपीओ में अप्लाई करने की सलाह है, लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी। हाँ, दिन जैसे चल रहे हैं तो हो सकता है कि अगर उस दिन अच्छा ना रहे तो हो सकता है लिस्टिंग इन वैसा ना मिले, लेकिन ये है कि अच्छा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहें तो। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ पे लोगों के सवाल। सर आईटी को लेकर के व्यू का आज गूगल पे काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, रचित जी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे यहाँ पर। केपीआईटी पे खासतौर से आज ट्रेंड में आता हुआ क्या व्यू रहेगा, और ओवरऑल आईटी पे भी एक लाइन में अगर आपका उत्तर रहे तो। सर देखिए, बहुत फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, आईटी में अभी ट्रेडिंग बेट बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, जिससे कि सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है ना। वी आर एट द वेरी वर्ज, एट द वेरी क्लोजर ऑफ एवरीथिंग, बट किस तरीके से होगा, क्या होगा, थोड़ा सा टाइम, आपने बहुत टाइम दिया है, थोड़ा सा टाइम और इंतजार कर लें। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे समझ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्टॉक पिकिंग करिएगा। पूरे आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा बुलिश अभी नहीं होता हुआ दिख पा रहा हूं मैं, क्योंकि और भी बहुत सारे पैरेलल डेवलपमेंट हो रहे हैं। सेलेक्टिव स्टॉक के साथ जाइएगा, जैसे अभी आपको शो के स्टार्टिंग में कहा था टीसीएस इन्फी, तो अब जिस तरीके से इन्फी बेट कर रहा है, सर आज से 3-4 साल पहले ऐसी सिचुएशन थी जब टीसीएस ने ओवरटेक किया था इन्फोसिस को, और अब वापस से ऐसा लग रहा है कि इन्फोसिस अब गेयर अप करने को तैयार हो रहा है। टीसीएस में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आती हुई दिख सकती है, बट देन कोई इन्वेस्टर है तो टीसीएस से पोजीशन अपनी ना निकालें। केपीआईटी की हम बात कर लेते हैं। सर केपीआईटी जिस तरीके से मूव कर रहा है, अभी आपको थोड़ा सा और डाउन साइड पे आता हुआ दिख सकता है, थोड़ा विजिलेंट रहें। हो सकता है 1165 तक आता हुआ आपको दिख जाए। अगर हायर लेवल पे पोजीशन है तो मैं सजेस्ट करूंगा 1165 के आसपास ऑड लेवल्स पे आता है, आप जरूर अपनी पोजीशन एवरेज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उन लेवल्स पे ही फ्रेश एंट्री के लिए बोलेंगे, और 1165 पे लेने के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दें आप इसको, या आपको वापस इन क्वार्टर और 1290 के लेवल्स दिखा पाएगा, और मीडियम टर्म में आपको 1420 रुपए 1450 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ठीक, इस बीच 1500 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप लोग इसी तरीके से संख्या बल को बढ़ाइए, और आज हमारे दो महारथी बैठे हुए हैं, तो आज 2000 के आंकड़े को पार करवाइए। जितना हो सके आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे, एक्स पर या फेसबुक पर लिंक को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है संख्या बल में यहाँ पर जुड़ सकें। और काफ़ी लोगों की ट्वीट सर लगातार टिप्पणी आ रही है रेलवे डिफेंस को लेकर के, तो कोशिश करेंगे कि सेकंड जो हमारा टॉपिक हो, जो हम सेगमेंट रिकॉर्ड करें, उस पर जो है इसको कोशिश करने की कोशिश करेंगे। ऋतु जी कह रही हैं, विपुल सर आपके शो के जितना इंतज़ार मैं करती हूँ कोई नहीं करता, फिर भी आपको मेरा सवाल नहीं दिखा। आपका सवाल मैम ले लेंगे, 1 बजे का हमारा जो शो होता है, आज प्रदीप जी मौजूद रहेंगे 1 बजे में, तो उसमें ले लेंगे, परेशान मत होइए। अभी जो थीम चल रही है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन पे बातचीत चलती रहने दीजिए। सर जरा भी हम लोग टाटा स्टील पे आज ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा स्टील के रिजल्ट भी थे, टाटा स्टील पे ज़रा एक बार नज़र मार लेते हैं। आज
जो है नहीं, हाँ, टाटा स्टील के नतीजे जो है मुनाफा काफ़ी शानदार रहा है। तो आप दोनों की टिप्पणी, क्योंकि बड़ा शेयर है और मेटल पे क्या व्यू है इस समय, क्योंकि काफ़ी कुछ चल रहा है दुनिया भर में और ये दुनिया की में जो कुछ होता है उसका असर मेटल पे तो देखने को मिलता है। 113% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 2007 करोड़ रुपए, रेवेन्यू करीब 3% के आसपास की बढ़ोतरी हुई रही है, एबिटा में इम्प्रूवमेंट है 11% के आसपास का, मार्जिन्स भी इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज अगर हम नज़र डालें टाटा स्टील पर तो जो भाव देखने को मिल रहा है 1% नीचे। प्रदीप जी, पहले आप। देखिए, ओवरऑल अगर आप मेटल निफ्टी मेटल इंडेक्स को देखेंगे, अभी 9300 के आसपास ट्रेड हो रहा है। जिस तरीके से रिसेंटली एक टॉप बनाया है 9600 के आसपास, तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार 9100 और 9000 के नीचे भी जाने का पोटेंशियल इसमें है। सो अभी तो नहीं चलेंगे, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट 8 से 10 महीने का व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा तो मैं पॉजिटिव ही हूँ, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद सस्टेन नहीं किया, बाद में थोड़ा अभी कंसोलिडेशन टाइम करेक्शन ओवरऑल निफ्टी मेटल में चलने वाला है। और टाटा स्टील में अगर हम बात करेंगे, टाटा स्टील में भी सिमिलर पैटर्न टू द निफ्टी मेटल पैटर्न के जैसा ही लग रहा है मुझे। 159 160 के आसपास है, तो एक बार आपको 150 टू 150 के भाव आ सकता है। जिनके पास है बने रहिए, सेल करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर फ्रेश बाई करने के लिए आप सोच रहे हो तो 150 152 के आसपास कभी भी आता है तो बाय ऑन डिप करके जाइए। लॉन्ग टर्म में मैं पॉजिटिव हूँ। अब जिस तरीके से न्यूज वगैरह आ रहा है और मार्केट का माहौल भी ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक बार आप 2-5 दिन 10 दिन वेट करके जाइए और एक अच्छा वैल्यूएशन के साथ बाय कीजिए। ठीक, चलिए, अब 1600 के नंबर को हम क्रॉस कर चुके हैं, तो ये लगातार संख्या बल बढ़ता हुआ। रचित जी, आप जरा मेटल पे आपका व्यू क्या है, और टाटा स्टील और सेल दोनों को संक्षेप में सर लपेट दीजिए आप। सर देखिए, मेटल में मेरा व्यू वैसे ही बुलिश है। वेरी फ्रैंकली, एज आई सी द शिफ्ट, मतलब कहीं ना कहीं मैं जो शिफ्ट की बात कर रहा हूं वो तो एक अलग चैप्टर हो जाएगा, बट प्रोडक्शन आपको ग्रेजुअली इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। यूएस साइड से थोड़ा सा टेपिड होगा। और मैं क्यों ये इंटरनेशनल लेवल पे आपको बात कर रहा हूं, क्योंकि सर जब हम टाटा स्टील की बात करते हैं ना, तो देखिए टाटा स्टील अपने आप में एक इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है। जिस तरीके से इनका यूके में, नीदरलैंड्स में, थाईलैंड में प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और वहां से भी वो ग्लोबल लेवल पे सप्लाई करते हैं। इट्स अ ग्लोबल हॉन्चो, आप ऐसे मान के चलें इसको। तो टाटा स्टील में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो प्रदीप भाई बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, 158, या अगर बहुत एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आपको कहीं भी देखने को मिलती है 154 तक ये जा सकता है। बट अगर आप इसको होल्ड करते हैं, बहुत जल्दी आपको 166 और 166 के बाद 172 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सुनने में बहुत छोटा होगा, बट जितना ये स्टॉक स्प्लिट, बोनस और सब कुछ कर चुका है ना, हम बहुत बड़े लेवल की बात कर रहे हैं। ये 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है और ये बहुत बड़ा मूवमेंट है फॉर अ स्टॉक लाइक टाटा स्टील। तो बुलिश पोजीशन ही रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और सेल की हम बात कर लेते हैं, तो सेल आप देखें जिस तरीके से अभी पॉइज्ड है, थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम देखने को मिला था, बट मैं समझता हूं अब जो प्रॉब्लमैटिक डेज हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए आपको दिख सकते हैं। हल्का सा रेजिस्टेंस ये 129 लेवल्स पे आपको दिखा सकता है, और 129 के ऊपर जैसे ही मेंटेन करना चालू करेगा, इन डेज टू कम 138 तक का मूवमेंट आपको दिखता हुआ आता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल पोजीशन बना के रखें, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिखती। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। आज सर, चूंकि हम लोगों ने CDSL का जिक्र किया था, तो प्रदीप जी जरा मतलब अगर इन दो में से चुनना हो, BSE CDSL में, तो आप किसे चुनेंगे? जरा एक बार बताइए, क्योंकि BSE में भी आज हम देख रहे हैं कि दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और CDSL पे चर्चा हुई है, तो क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मुझे लगा कि CDSL के साथ इसको चर्चा कर ली जाए। देखिए, अगर BSE बाय करना है, मैं BSE भी मेरा वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, बट BSE बाय करूंगा मैं 2150 2200 के आसपास। उससे पहले मैं अभी बाई नहीं करूंगा। अब ऐसा जब ऐसे बोल देते हैं ना कि 2450 के 2430 के आसपास चल रहा है कि 2150 के आसपास बाई करूंगा, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है अरे पागल है वो, क्या ऐसा है, वो थोड़ी ना नीचे आएगा। लेकिन मैं बाई नहीं करूंगा अभी। मुझे लगता है कि मार्केट का माहौल ठीक नहीं है, और इसीलिए आज मैं न्यू कॉल्स भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बिगड़ा हुआ है ना, ये मेरे पास अभी भी 5 कॉल आ गया बाई कॉल, लेकिन देने के लिए वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि बार बार वो वहां से नीचे आ रहा है। तो इसीलिए एक बार अवॉइड करूंगा। और BSE को भी सर मुझे लगता है कि एक बार 2150 से लेकर 2100 के आसपास आता है, तो उस केस में आप बाई ऑन डिप करके जाइए। चलिए ठीक है, ये बात BSE की हो गई। अब कोशिश करेंगे 2-4 मिनट के अंदर इस सेगमेंट को समाप्त करने की। सर,
आपके लिए रचित जी मैं सोच रहा हूँ कौन सा शेयर लूँ। दो आए हैं, एक तो पीएनबी है, आज ट्रेंड में अभी आ गया है, वारी एनर्जीज भी ट्रेंड में आ गया है। तो आप सर पीएनबी जरा देखिए, पीएनबी पे आपसे पहले भी बात हुई है जब 100 रुपये से सस्ते शेयरों में बात हो रही थी, और कुछ एक नतीजे जो आए हैं वो अच्छे नहीं रहे। अभी क्या भविष्य दिखाई दे रहा है ये बैंकिंग को लेकर के? अब 104-100 के आसपास ही आ गया सर, कैसा लग रहा है पीएनबी 3.5% नीचे आज? सर देखिए, पीएनबी के जिस तरीके से रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट के बाद ही रिएक्शन एक आ गया था। रिजल्ट्स टू माय सरप्राइज, मैं क्यों बोल रहा हूं टू माय सरप्राइज, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था रिजल्ट्स ऐसे आएंगे, बट अब रिजल्ट्स ऐसे आ गए हैं तो करना क्या चाहिए? बहुत सीधी सी बात है, अगर पोजीशन नहीं बनाई है थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी एक रेंज देगा 99 से 101, 99 से 101, वहां पे बाय करेंगे और उसके बाद इसको मेंटेन करेंगे। 1-2 क्वार्टर आप निकल जाने देंगे, उसके बाद इसके लेवल्स आएंगे। सबसे पहला 118 और उसके बाद 132 तक ये जा सकता है। जिन्होंने ले रखा है आई एम प्रीटी श्योर, अगर रेगुलर दर्शक है उन्होंने तो नीचे के लेवल पे ले रखा होगा, उनको कुछ नहीं करना है। अगर किसी भी हमारे दर्शक ने ऊपर के लेवल पे ले रखा है तो सेम प्राइस होगी आपकी एवरेज करने के लिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1-2 क्वार्टर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, होने दीजिए, बट इससे स्टॉक का जो एक लॉन्ग टर्म मोमेंटम है वो नहीं खराब होता है। वारी एनर्जीज की अगर हम बात कर लें सर, बहुत ज्यादा बातों में भी चल रहा है, एक अच्छा रनअप भी दिया था, रनअप के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है। आई रियली डोंट सी मच ऑफ अ प्रॉब्लम, बट क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है तो फ्रेश पोजीशंस के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। एक बार हो सकता है 2840 2840 लेवल्स तक आपको ये देखने को मिले, वहां पे चाहें तो अपनी फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। अगर हायर लेवल्स पे आप कटअप है और एवरेज की पोजीशन ढूंढ रहे हैं तो उन लेवल्स पे ही एवरेज करने का सजेशन होगा, फिर होल्ड करेंगे और फिर वापस जब और 3280 3300 जाएगा, ट्रेडिंग बेट होगी तो वहां पे निकलेंगे। और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं तो वापस आपको 3680 लेवल्स तक भी ये दिखा सकता है। चलिए, तो ये बात इन दोनों पे हो गई। कोचिन शिपयार्ड को लेकर के ये भी आज का एक, हालांकि इसको अलग से हम इसको अगर डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अभी बात करें क्योंकि कई लोगों की टिप्पणी आई हैं। सर कोल इंडिया देखिए सर, आप प्रदीप सर, कोल इंडिया में अभी क्या करना चाहिए, या ये भी गूगल ट्रेंड में शामिल है आज के? देखिए, कोल इंडिया सर बहुत दिन से नहीं चल रहा है और जिस तरीके से एक बार ये जो है अपना 200 जो वीकली मूविंग एवरेज है उससे नीचे आया है, ऑलमोस्ट 415 के आसपास था, 415 के आसपास, तो 415 के नीचे अभी ट्रेड हो रहा है और मुझे लगता है कि स्टॉक और थोड़ा नीचे डाउन साइड पॉसिबल है। 361,355, तो ये जो जोन है रीटेस्ट होने का हाई पॉसिबिलिटीज है। सपोर्ट है ऑलमोस्ट 355 के आसपास, तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर से थोड़ा कंसल्टेशन करने के बाद ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो और तो सर नियर कोई सपोर्ट नहीं है, फिर से स्टॉक 300 के आसपास भी जाने का पोटेंशियल हो सकता है। लेकिन आई डोंट थिंक सो मच कि करेंटली स्टॉक 355 इसके नीचे जाना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत मार्केट खराब रहता है, 1-2 दिन 1-2 हफ्ता, मैक्सिमम 365 360 तक आने का पोटेंशियल है। 355 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, फ्रेश बाई नहीं करना है, स्टॉप लॉस का नियर बाय कीजिए, अप्रॉक्स 360 के आसपास बाय कीजिए, 365 के आसपास बाय कीजिए। लेकिन जिस तरीके से माहौल है अभी कोई ब्रेकआउट सिचुएशन नहीं है और ये स्टॉक भागेंगे अपना जो 200 वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है उसके ऊपर, अभी नहीं। ठीक है सर, लास्ट काउंटर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे अभी ट्रेंड में, अब इसको सेगमेंट को समाप्त करते हैं। जेपी पावर जरा देख लीजिए सर, जेपी पावर 2 दिन से 3 दिन से ट्रेंड में लगा हुआ है और आपके हिस्से फिर आ गया है, अब आज 3% टूट गया। कोई नया डेवलपमेंट तो वैसी कोई खबर आई नहीं है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं एक बार। लेकिन अभी क्या करें, 21-20 अब जो है काफ़ी सारी जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कल भी काफ़ी सारे, मतलब रात में जो शो अपलोड करते हैं उसमें बहुत लोगों के कमेंट आए थे जेपी पावर को लेके, आपकी टिप्पणी सर रचित जी? सर देखिए, पहले भी ना हमने एक बार बात करी थी 23 ऑड लेवल्स के नीचे ये आपको थोड़ा सा और डाउन साइड आता हुआ दिख सकता है। अब सर 2 मिनट लूंगा, जेपी पावर का ना पूरा कंफ्यूजन ही दूर कर देते हैं। देखिए, जितनी भी हम बातें सुन रहे हैं ना अभी कि अडानी इज टेकिंग ओवर, वो जेपी एसोसिएट्स को लेके है, जेपी पावर का उससे कोई लेना देना है नहीं। जेपी पावर का आप बिजनेस देखेंगे ना तो जेपी पावर अभी कोई एक्सपेंशन भी प्लान नहीं कर रहा है और 100% कैपेसिटी पे भी ऑपरेट नहीं कर रहा है। पर जेपी एसोसिएट्स का स्टेक तो है ना सर बड़ा जेपी पावर में?
नहीं, जेपी एसोसिएट्स का स्टेक बड़ा है, बट आप अगर डायरेक्टली वो हाँ बात बिल्कुल करना बिल्कुल चाहेंगे ना बिल्कुल, कि इनके हाँ। पास क्या फंड इन्फ्यूजन आता है, वो तो सर अंडरस्टूड है ना कि जेपी एसोसिएट्स, जेपी पावर, दे आर कनेक्टेड, बट द मनी विल बी फ्लोइंग इनटू जेपी एसोसिएट्स इनिशियली एंड देन ग्रेजुअली हाउ इट टेक्स अहेड, तो उसमें थोड़ा सा एक क्लैरिटी आने में टाइम लगेगा। जेपी पावर की अगर हम इंडिविजुअली बात करेंगे ना, तो मेजोरिटी इन द थर्मल पावर का ही एक बिजनेस है, कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, 100% कैपेसिटी पे भी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। क्या इन लेवल्स पे हमको इसको बिल्कुल रूल आउट कर लेना चाहिए? मैं नहीं समझता हूं ऐसा। देखिए, पावर की कंपनी है और अभी भी ऑपरेशनल है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है नहीं, बट हाँ, स्टॉक छोटा है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। 23 के नीचे अगर आपने अपनी पोजीशन बना रखी है, अभी तक नहीं निकले, मैं आपको कहूंगा मेंटेन कर सकते हैं। एक बार आपको एक्सट्रीम लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 18 रुपए 20 पैसे, 18 रुपीज 20 पैसे। हायर लेवल पे लिया है, कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो वहां पे ढूंढ लीजिएगा। और ये बिल्कुल टिपिकल स्टोरी वो बनने वाली है जो यस बैंक, आइडिया, ऐसे टाइप के स्टॉक्स बन गए थे ना, जो एक रेंज में है, निकलते भी नहीं बन रहे, उगलते भी नहीं बन रहे, थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है। अगर इतना पेशेंस नहीं है तो ना तो पोजीशन बनाइए, जो एग्जिस्टिंग है वो हायर लेवल पे निकल जाइए। अगर गेम प्लान में चांस लेना चाहते हैं तो बने रहे, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है।